नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आज की क्लास में हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम की। अगर कोई एक सामान्य पंजीकृत व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आपूर्तियां करता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति करता है, तो उसको उन वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की दरों से कर का भुगतान करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक सामान्य पंजीकृत व्यक्ति है जिसने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति करता है, तो जो कर की दरें हैं वस्तुओं पर जीएसटी के अंतर्गत वो है 0%। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कर की दर 0 निर्धारित की गई है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं हैं जिन पर 5% से कर देना होता है, कुछ पर 12% की दर से, कुछ पर 18% की दर से और किन्हीं वस्तुओं पर 28% की दर से भी कर चुकाना पड़ता है। तो अगर कोई सामान्य पंजीकृत व्यक्ति विभिन्न प्रकार के माल बेचता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति करता है, तो उसको विभिन्न प्रकार की कर की दरों से जो है कर चुकाना पड़ता है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अगर ये व्यापारी, ये पंजीकृत व्यक्ति अगर कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनता है, तो इसको इन विभिन्न प्रकार की आपूर्तियों पर विभिन्न कर की दरों की बजाय एक ही दर से कर का भुगतान करना पड़ेगा। एक ही दर से कर का भुगतान करना होगा। व्यापारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनता है तो उसको विभिन्न प्रकार की कर की दरों के बजाय, यानी विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की कर की दरें चुकाने के बजाय उसको उन वस्तुओं पर एक ही दर से कर का भुगतान करना होगा। तो कंपोजिशन स्कीम के संबंध में जो प्रावधान है उनकी हम बात करेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम किन व्यापारियों पर लागू होती है? तो जो कंपोजिशन स्कीम के संबंध में जो पहला प्रावधान है वो है आवर्त की अधिकतम सीमा। कितना टर्नओवर होना चाहिए या टर्नओवर की लिमिट क्या है, जिससे जो व्यापारी है अगर उस लिमिट के अंदर है तो कंपोजिशन स्कीम को अपना सकता है। तो कंपोजिशन स्कीम किस पर लागू होती है, उसके लिए टर्नओवर की अधिकतम सीमा दी हुई है। तो टर्नओवर की अधिकतम सीमा के लिए कहा गया है कि पूर्व वित्तीय वर्ष में टर्नओवर की सीमा निर्धारित की गई है पूर्व वित्तीय वर्ष के आधार पर। और इसके लिए जो राज्य है, राज्यों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो सामान्य श्रेणी के राज्य और दूसरा विशिष्ट श्रेणी के राज्य। तो जहां पर व्यापारी या निर्माता ने जिस राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाया है, पंजीकरण करवाया है, अगर वो सामान्य श्रेणी का राज्य है, तो पूर्व वित्तीय वर्ष में सामान्य श्रेणी के राज्य में जो आवर्त है, यानी कि टर्नओवर है, कुल आवर्त 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। अगर किसी निर्माता या व्यापारी का पूर्व वित्तीय वर्ष में अगर उसका रजिस्ट्रेशन सामान्य श्रेणी के राज्य में करवाया हुआ है, तो अगर पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यापारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान कर सकता है। और अगर विशिष्ट श्रेणी के राज्य में उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो कुल आवर्त, यदि पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख रुपए से अधिक न हो, तो अगर
जो व्यापारी है, व्यापारी विशेष श्रेणी के राज्य में उसने अपना व्यवसाय का पंजीकरण करवाया हुआ है और पूर्व वित्तीय वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष में वो स्कीम अपनाना चाह रहा है उससे पूर्व वित्तीय वर्ष में अगर उसका कुल आवर्त 75 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान कर सकता है। विशेष श्रेणी के 8 राज्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें कुछ तो उत्तर पूर्वी राज्य हैं और उसके साथ उत्तराखंड को शामिल किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इस प्रकार से कुछ उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं और एक उत्तराखंड को मिलाकर 8 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य माना गया है। तो अगर कोई व्यापारी या निर्माता जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष में अगर वो सामान्य श्रेणी के राज्य में अगर उसके व्यवसाय का पंजीकरण करवाया हुआ है और उसका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो वो कंपोजिशन स्कीम अपना सकता है। यानी कि वो एक ही दर से उसके द्वारा की गई विभिन्न आपूर्तियों पर एक ही दर से कर का भुगतान कर सकता है। और इसके अलावा अगर उसके व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में करवाया हुआ है, जो कि 8 राज्य घोषित किए हुए हैं, तो इनमें अगर करवाया हुआ है और उसका पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो ऐसा व्यापारी भी जो है कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि किसी व्यापारी का वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख से अधिक नहीं था, तो ऐसा व्यापारी अगले वर्ष में 2020-21 में जो है कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है, क्योंकि 2020-21 से पूर्व का जो वित्तीय वर्ष था 2019-20 इसमें उसका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए से कम था। ये योजना एक ऐच्छिक योजना है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति या व्यापारी या निर्माता का पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए से अधिक न हो तो ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसको कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ही कर का भुगतान करना पड़ेगा। ये एक ऐच्छिक योजना है। अगर कोई व्यापारी या निर्माता इस कैटेगरी में आता है, ये क्राइटेरिया पूरा करता है कि उसकी जो टर्नओवर की अधिकतम सीमा है वो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से कम है, तो फिर ऐसा व्यापारी अपनी इच्छा से जो है कंपोजिशन स्कीम अपना का विकल्प चुन सकता है या फिर जो सामान्य दरों से भी वो कर का भुगतान कर सकता है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर जो कुल आवर्त है वो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से कम हो तो उसको अनिवार्य रूप से कंपोजिशन स्कीम अपनानी पड़ेगी। ये एक ऐच्छिक योजना है। व्यापारी तथा निर्माता ये दोनों पर लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं का निर्माण करता है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उस पर भी ये स्कीम लागू होती है, और अगर कोई व्यक्ति जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है उस पर भी ये स्कीम लागू होती है। लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण करने वाले या कुछ वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाले व्यापारियों पर ये स्कीम जो है लागू नहीं होती, यानी कि वो इस स्कीम को नहीं अपना सकते। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? तो इनमें पहला है मानव उपभोग की शराब। अगर कोई व्यक्ति जो मानव उपभोग की शराब का निर्माण करता है या ऐसी मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली शराब का क्रय विक्रय करता है तो उस व्यापारी के द्वारा कंपोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं अपनाया जा सकता। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पाद का निर्माण करता है या पेट्रोलियम उत्पाद का क्रय विक्रय करता है तो ऐसा निर्माता या व्यापारी भी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं अपना सकता। पेट्रोलियम उत्पाद में 5 उत्पाद जो है वो बताए गए हैं। पहला है खनिज तेल, कच्चा खनिज तेल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा डीजल, चौथा है प्राकृतिक गैस और 5वां है जो हवाई जहाज के में ईंधन के रूप में काम आने वाला एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो इस प्रकार से 5 पेट्रोलियम उत्पाद है। अगर कोई व्यक्ति इन उत्पादों के निर्माण कार्य में लगा हुआ है या इनके क्रय विक्रय में लगा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति भी कंपोजिशन स्कीम का चुनाव नहीं कर सकता। इसके बाद कुछ जो वस्तुएं हैं वो सरकार के द्वारा अधिसूचित की गई हैं। इनमें एक तो है आइसक्रीम, किसी भी प्रकार की आइसक्रीम। अगर आइसक्रीम का निर्माण किया जाता है या क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसा निर्माता या व्यापारी जो है कंपोजिशन स्कीम का चुनाव नहीं कर सकता।
पान मसाला, अगर पान मसाला का निर्माण किया जा रहा है या क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसा निर्माता या व्यापारी कंपोजिशन स्कीम का चुनाव नहीं कर सकता। तंबाकू या तंबाकू से निर्मित उत्पाद, अगर कोई व्यक्ति तंबाकू या तंबाकू से निर्मित उत्पाद तैयार करता है, उनका निर्माण करता है या फिर इसका क्रय विक्रय करता है तो ऐसा निर्माता या व्यापारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं अपना सकता। और इसके बाद है एरेटेड वाटर। एयरेटेड वाटर यानी कि ऐसा वाटर जिसमें एयर भर दी गई हो, जैसे सोडा है, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एयरेटेड वाटर यानी कि सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का निर्माण करता है या क्रय विक्रय करता है तो ऐसा निर्माता या व्यापारी भी कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। तो इस प्रकार से ये कुछ वस्तुएं हैं, अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं के निर्माण या व्यापार में लगा हुआ है तो वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता, इस विकल्प का चुनाव नहीं कर सकता। इनके अलावा ये सभी प्रकार के व्यापारियों और निर्माताओं दोनों पर ये स्कीम लागू होती है, बशर्ते कि जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता पर सशर्त लागू होना, और ये जो स्कीम है ये सर्विस प्रोवाइडर जो सेवाएं प्रदान करते हैं, किसी वस्तु के निर्माण या क्रय विक्रय के कार्य में नहीं लगे हुए हैं लेकिन सेवाएं प्रदान करते हैं, उन पर भी ये स्कीम लागू होती है, लेकिन सशर्त लागू होती है, कुछ शर्तों के साथ लागू होती है। लेकिन जो रेस्टोरेंट की सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं या फिर कैटर्स हैं, उन पर जो है ये स्कीम बिना किसी शर्त के लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाता है या कैटरिंग का काम करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम अपना सकता है, और जो अधिकतम सीमा है टर्नओवर की वो 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेस्टोरेंट के साथ साथ अगर वो किसी अन्य प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करता है तो जो वो अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है रेस्टोरेंट के साथ साथ, उनके लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। पूर्व वित्तीय वर्ष की बिक्री का 10% या 5 लाख रुपए दोनों में से जो अधिक हो, उससे अधिक उन अन्य सेवाओं का मूल्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई रेस्टोरेंट चलाने वाला व्यक्ति जो रेस्टोरेंट की सेवाएं प्रदान कर रहा है या कैटरिंग की सेवाएं प्रदान कर रहा है, वो व्यक्ति अगर कंपोजिशन स्कीम अपनाना चाहता है तो उसके लिए जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए है। लेकिन अगर रेस्टोरेंट या कैटरिंग के साथ साथ वो अन्य प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करता है तो उन अन्य प्रकार की सेवाओं का मूल्य जो पूर्व वित्तीय वर्ष की जो आवर्त है, जो टर्नओवर है, उसके 10% या 5 लाख रुपए से अधिक उनका मूल्य नहीं होना चाहिए। अगर अन्य सेवाओं का मूल्य पूर्व वित्तीय वर्ष की आवर्त का 10% या 5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो अधिक हो, उससे अगर अधिक हो तो फिर ऐसा रेस्टोरेंट चलाने वाला व्यक्ति या कैटरिंग की सेवाओं में लगा हुआ व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। अंतर्राज्यीय बिक्री करने वाले व्यापारियों पर लागू न होना। ये जो कंपोजिशन स्कीम है इसका विकल्प केवल वही निर्माता या व्यापारी उठा सकते हैं जो राज्य के भीतर ही आपूर्ति करते हैं। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत कोई व्यक्ति आपूर्ति करता है वस्तु की या सेवा की, तो फिर ऐसा निर्माता या व्यापारी कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। केवल राज्य के भीतर ही की जाने वाली आपूर्ति के संबंध में जो व्यापारी केवल राज्य के भीतर ही आपूर्ति करता है वही कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकता है, इस विकल्प का चुनाव कर सकता है। कुल आवर्त एवं कर योग्य आवर्त। तो यहां पर हमको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कुल आवर्त और कर योग्य आवर्त, इन दोनों में अंतर है। एग्रीगेट टर्नओवर और ये है टैक्सेबल टर्नओवर। तो जो निर्माता है, निर्माता एवं रेस्टोरेंट या कैटर्स की सुविधा देने वाले, तो जो निर्माता एवं रेस्टोरेंट या कैटर्स की सुविधा देने वाले व्यक्ति हैं उन पर जो कर लगाया जाएगा वो उनके एग्रीगेट टर्नओवर कुल आवर्त पढ़कर लगाया जाएगा।
इन पर जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर लगाया जाएगा वो कुल आवर्त पर लगाया जाएगा, जबकि जो व्यापारी हैं जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं उन पर कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो कर लगाया जाएगा वो केवल कर योग्य आवर्त पर यानी कि टैक्सेबल टर्नओवर पर कर लगाया जाएगा। कुल आवर्त में सभी प्रकार की बिक्रियां, सभी प्रकार के टर्नओवर शामिल हो जाते हैं। कुल आवर्त में कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति और कर योग्य वस्तुओं के अलावा अगर किसी वस्तु पर शून्य दर से, नील रेट से अगर जीएसटी चार्ज किया जाता है तो वो भी शामिल हो जाएगी। अगर कोई वस्तु कर मुक्त है जीएसटी के अंतर्गत तो ऐसी कर मुक्त वस्तुओं की आपूर्ति भी कुल आवर्त में शामिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुल आवर्त में कर मुक्त वस्तुएं, शून्य दर वाली वस्तुएं, सभी वस्तुएं शामिल होती हैं। तो जो निर्माता और रेस्टोरेंट या केटर्स चलाने वाले व्यक्ति हैं उन पर कुल आवर्त पर जो है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर लगाया जाएगा। और जो व्यापारी हैं जो केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं उनके संबंध में जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो कर है वो केवल कर योग्य आवर्त पर, टैक्सेबल टर्नओवर पर ही लगाया जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिनके लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कर की दरें निर्धारित की गई हैं। जो वस्तुएं कर मुक्त हैं उन पर जो है व्यापारी को कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर चुकाना नहीं होगा, लेकिन निर्माता या रेस्टोरेंट या केटर्स को कर मुक्त वस्तुओं या शून्य दर वाली वस्तुओं की आपूर्ति पर भी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर चुकाना होगा। आगे है इनपुट जमा। तो हमने इससे पहले जब हमने बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ा था, उसके आधारभूत तथ्य जब हमने पढ़े थे तो हमने बात की थी कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और उस वस्तु को खरीदते समय उस वस्तु के संबंध में जो कर चुकाता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। और जब उसी वस्तु को वो आगे किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उस पर चुकाए जाने वाला कर आउटपुट टैक्स कहलाता है। तो इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स चुकाते समय इनपुट टैक्स की छूट, इनपुट टैक्स की क्रेडिट ली जा सकती है। लेकिन अगर कोई निर्माता या व्यापारी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर चुकाने के लिए तैयार होता है, कंपोजिशन स्कीम का विकल्प अपनाता है, तो ऐसे निर्माता या व्यापारी को फिर उसके द्वारा खरीदे गए माल के संबंध में जो उसने कर चुकाया था, जो इनपुट टैक्स चुकाया था, उसकी क्रेडिट, उसकी छूट नहीं मिलती। कर संग्रह है। कर संग्रह का मतलब कि वस्तु की आपूर्ति करके माल बेच के जो ग्राहक है उससे जो है कर टैक्स का कलेक्शन करना, कर प्राप्त करना, कर वसूलना, और फिर कर वसूल करके वो सरकार को चुकाया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आपूर्ति करता है, कंपोजिशन स्कीम का विकल्प अपनाता है, ऐसा निर्माता या व्यापारी फिर अपने कस्टमर से कर वसूल नहीं कर सकता, यानी कि ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। जो माल उसने बेचा है उस पर टैक्स चार्ज करके टैक्स वसूल नहीं कर सकता ग्राहकों से। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो उस 100 रुपये पर वो जो है कर वसूल नहीं कर सकता, जो उसको कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत चुकाना होगा। वो अपने ग्राहकों से केवल 100 रुपये ही वस्तु का मूल्य ही वसूल करेगा और फिर 100 रुपये पर जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो उसको कर चुकाना है, कर की दरें जो निर्धारित की गई है उनके आधार पर वो अपनी जेब से ही कर चुकाएगा, अपने ग्राहकों से उस कर का संग्रह नहीं कर सकता, यानी कि टैक्स इनवॉइस कर बीजक निर्मित नहीं कर सकता। कर की दरें, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर की दरें दी हुई हैं। तो कर की दरें निर्माता, व्यापारी और रेस्टोरेंट एवं कैटर्स के लिए अलग अलग दी गई हैं। हमने बात की थी कि जो कंपोजिशन स्कीम है उसका चुनाव केवल ऐसा निर्माता या व्यापारी ही कर सकता है जो राज्य के भीतर बिक्री करता है।
तो राज्य के भीतर बिक्री करने पर जो जीएसटी चार्ज की जाती है, जो कर का भुगतान किया जाता है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। उसका एक हिस्सा तो केंद्र सरकार के पास जमा करवाया जाता है, जो सीजीएसटी के रूप में केंद्र सरकार वसूल करती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जो एक दूसरा भाग है वो राज्य सरकार एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में वसूल करती है। तो कंपोजिशन स्कीम केवल ऐसा निर्माता या व्यापारी ही अपना सकता है जो राज्य के भीतर बिक्री करता है, और राज्य के भीतर बिक्री करने पर जो जीएसटी चार्ज की जाती है उसके दो भाग किए जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस प्रकार से ये जीएसटी बनता है। जीएसटी के दो भाग किए जाते हैं। तो अगर निर्माता है और निर्माता ने अगर कंपोजिशन स्कीम अपना रखी है तो निर्माता को 0.5% की दर से सीजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा, 0.5% की दर से ही एसजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, उनको 1% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। अपनी वस्तुओं की सप्लाई पर 1% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा, जिसका आधा भाग सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी के रूप में जमा करवाना होता है और आधा भाग एसजीएसटी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। अगर व्यापारी है तो व्यापारी को भी 0.5% और 0.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में जमा करवाना होगा, और जीएसटी की जो दर है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत व्यापारी के लिए, ट्रेडर्स के लिए, जो व्यक्ति वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, उसके लिए वो भी 1% है। अगर कोई रेस्टोरेंट और केटर्स के रूप में सेवाएं प्रदान करता है कोई व्यक्ति, तो उसको 2.5% अपने द्वारा की गई आपूर्ति पर 2.5% सीजीएसटी के रूप में और 2.5% ही एसजीएसटी के रूप में जो है सरकार को चुकाना होता है कर कंपोजिशन स्कीम के रूप में। और जो जीएसटी की दर है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रेस्टोरेंट और केटर्स चलाने वाले व्यक्ति पर, वो है 5%। हमने बात की थी कि कंपोजिशन स्कीम केवल ऐसा व्यवसाय ही अपना सकता है जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में जो टर्नओवर है, जो बिक्री है, वो 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य रूप से, जो सामान्य दरों से कर का भुगतान करता आ रहा है और जिसकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अधिक है। लेकिन अगर किसी वित्तीय वर्ष में उसकी बिक्री, उसका टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक ना हो, तो ऐसा सामान्य पंजीकृत व्यक्ति जो सामान्य दरों से कर का भुगतान करता हुआ आ रहा है, वो व्यक्ति भी कंपोजिशन स्कीम का चुनाव कर सकता है। मान लेते हैं कि एक ऐसा निर्माता या व्यापारी है जो सामान्य दरों से कर का भुगतान कर रहा है, उसकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से काफ़ी अधिक है। लेकिन 2019-20 में ऐसे निर्माता या व्यापारी का टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक नहीं था। तो अब जो निर्माता या व्यापारी पिछले कुछ वर्षों से सामान्य दरों से कर का भुगतान करता आ रहा है जीएसटी के अंतर्गत, ऐसा व्यापारी भी अगर पूर्व वित्तीय वर्ष में उसकी जो कुल आवर्त है वो 50 लाख रुपए से अगर अधिक नहीं है, तो वो 2020-21 में कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान कर सकता है, इस विकल्प का चुनाव कर सकता है। तो ऐसा सामान्य पंजीकृत व्यक्ति जो सामान्य दरों से कर का भुगतान करता हुआ आ रहा था, लेकिन अब उसने, क्योंकि उसके पूर्व वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्त वर्ष में उसकी कुल आवर्त 50 लाख रुपए से अधिक नहीं थी, इस वजह से उसने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है। तो ऐसा व्यापारी भी, ऐसे व्यापारी के लिए जो कर की दरें हैं कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत, वो 3% और 3% के रूप में, 3% सीजीएसटी के रूप में और 3% एसजीएसटी के रूप में उसको चुकानी पड़ेगी। और ऐसे व्यापारी के लिए जो जीएसटी की दर है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत वो है 6%। और ऐसा व्यापारी सामान्य पंजीकृत आपूर्तिकर्ता जो सामान्य दरों से कर का भुगतान करता आ रहा था, लेकिन जो है सम्मिश्रण यानी कंपोजिशन योजना अपनाई हो।
तो सामान्य पंजीकृत आपूर्तिकर्ता जो सामान्य दरों से कर का भुगतान करता हुआ आ रहा था, लेकिन अब उसने, क्योंकि उसके पूर्व वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से उसकी कुल आवर्त अधिक नहीं है, इस वजह से उसने कंपोजिशन स्कीम अपनाई है। तो जब वो कंपोजिशन स्कीम अपनाता है तो उसके लिए जीएसटी की दर है 6%, 3% सीजीएसटी के रूप में वसूल की जाएगी और 3% एसजीएसटी के रूप में वसूल की जाएगी। विकल्प का रद्द होना, तो विकल्प अपनाने के लिए जो शर्त है वो शर्त ये है कि व्यापारी की जो कुल आवर्त है वो 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी वित्तीय वर्ष में जब वो उसने ये कंपोजिशन स्कीम अपना रखी है, उस वित्तीय वर्ष में अगर उसका कुल आवर्त 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अधिक हो जाता है, तो जिस दिन भी उसका कुल आवर्त 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उसी दिन जो है इस विकल्प, ये ऐसा विकल्प रद्द हो जाता है। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम उसकी रद्द हो जाती है। अब उसको उस दिन के बाद से सामान्य दरों के आधार पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई निर्माता या व्यापारी है जिसकी 2019-20 में 1.5 करोड़ या 75 लाख से अधिक नहीं थी। उसकी जो उसका कुल आवर्त है वो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अधिक नहीं था, इसलिए उसने वर्ष 2020-21 में जो है सम्मिश्रण योजना कंपोजिशन स्कीम का चुनाव किया। अब 2020-21 में अगर 15 फरवरी 2021 के दिन अगर इसकी कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए या फिर इसने विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में पंजीकरण करवा रखा है तो 75 लाख रुपए से अधिक अगर इसका कुल आवर्त हो जाता है, तो उसी समय कंपोजिशन स्कीम इसकी रद्द हो जाती है, ये विकल्प रद्द हो जाएगा। और इस दिन के बाद से 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए की बिक्री से अधिक जो अभी ये आपूर्ति करेगा, उस पर उसको सामान्य दरों से कर का भुगतान करना होगा। और इसका प्रभाव ये रहेगा कि जब 2020-21 में इसका कुल आवर्त 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अधिक है, तो अगले वित्तीय वर्ष में 2021-22 में ये कंपोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं अपना सकता, क्योंकि पूर्व वित्तीय वर्ष में इसका जो कुल आवर्त है वो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अधिक हो गया है। आगे हम बात करेंगे एक स्थायी खाता संख्या के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय। तो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाता है पैन से, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन नंबर जिसको हम कहते हैं, उस पैन नंबर से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो जो स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो एक ही परमानेंट अकाउंट के अंतर्गत अगर एक से ज़्यादा व्यवसाय पंजीकृत किए गए हों, एक से ज़्यादा व्यवसायों के लिए रजिस्ट्रेशन लिया गया हो, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने एक परमानेंट अकाउंट नंबर से 2 व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। एक तो उसका राशन का व्यवसाय है, और ऐसा व्यवसाय मान लेते हैं कि राजस्थान में है, और दूसरा जो उसका कपड़े का व्यवसाय है, कपड़े का व्यवसाय है, और ऐसा व्यवसाय इसका गुजरात में है। तो इसका जो है इसके 2 व्यवसाय हैं, एक राजस्थान में और एक गुजरात में, और इन दोनों राज्यों में इसने जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो एक ही स्थायी खाता संख्या, एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर पैन से करवा के रखा है। तो अगर एक ही स्थायी खाता संख्या पैन से अगर एक से अधिक व्यवसाय रजिस्टर करवा रखे हैं, तो अब ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि जो राशन का व्यवसाय है राजस्थान में, उसके लिए तो ये कंपोजिशन स्कीम का चुनाव करे, यानी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करे, और जो कपड़े का व्यवसाय गुजरात में है उसके लिए ये सामान्य दरों के आधार पर जीएसटी का भुगतान करे। तो अगर एक स्थायी खाता संख्या एक ही पैन से एक से अधिक व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, एक से अधिक राज्यों में अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो व्यवसायी को सभी व्यवसायों के लिए या तो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर चुकाना पड़ेगा, या फिर सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए उसको सामान्य दरों से कर का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के पास ये विकल्प नहीं होता कि एक व्यवसाय के लिए तो वो कंपोजिशन स्कीम का चुनाव
चुनाव करे और दूसरे व्यवसाय के लिए वो सामान्य दरों से नियमित कर का भुगतान करे। ऐसा इसके पास विकल्प नहीं होता। अगर एक ही स्थायी खाता संख्या पैन से अगर इसने एक से अधिक व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो इन पर या तो वो दोनों पर ही कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान करेगा या दोनों पर ही वो नियमित कर का सामान्य दरों से भुगतान करेगा। कुल आवर्त की गणना, तो कुल आवर्त और कर योग्य आवर्त की बात हम कर चुके हैं। कुल आवर्त में जो करमुक्त आवर्त है, जो करमुक्त वस्तुओं की सप्लाई है या शून्य दर जिन वस्तुओं पर लगता है, नील रेटेड जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई भी कुल आवर्त में शामिल हो जाती है। जो निर्माता और रेस्टोरेंट और केटर्स की सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं उन पर कुल आवर्त पर उनको जो है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर चुकाना होता है, और जो व्यापारी हैं यानी कि जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं उनको केवल कर योग्य आवर्त पर ही कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर चुकाना होता है। विवरणी, रिटर्न की अगर बात करें तो जो व्यक्ति नियमित कर का भुगतान करते हैं, सामान्य दरों से कर का भुगतान करते हैं, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं अपना के रखा है, उनको मंथली रिटर्न प्रत्येक महीने जो है रिटर्न भरना होता है जीएसटी के अंतर्गत। और जो निर्माता या व्यापारी जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम का चुनाव कर रखा है, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो कर का भुगतान कर रहे हैं, उनको क्वार्टरली रिटर्न, तिमाही विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।